हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढींगरा। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। और इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, मास एंड वेट में डिफरेंस क्या होता है, जब हम मून पे चले जाते हैं तो वेट कम क्यों हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट आज हम करेंगे और जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं इनको कवर करके फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एक फोर्स होती है। थ्रस्ट क्या होती है? एक फोर्स होती है। पहले फोर्स बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर थ्रस्ट बताता हूँ। फोर्स स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा बट मैं रिवाइज करा रहा हूँ। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज ए पुश और पुल। चाहे धक्का मारो चाहे खींचो, फोर्स इज ए पुश और अ पुल विच कैन चेंज द शेप और डायरेक्शन और मोशन और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ को चल रहा है, आपने फोर्स लगाया उसको रोक भी सकते हो, आपने फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। दिस इज फोर्स। थ्रस्ट भी क्या है? ये एक फोर्स है, बट ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर लगे। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर ऐसे, है ना, इस बोर्ड पे ये मार्कर, अगर मैं इसको बोर्ड पे ऐसे मार्कर मार रहा हूँ ना, ऐसे मार्कर, तो ये क्या होगा? ये थ्रस्ट होगा। नोटिस बोर्ड पे जो बॉल पिन, वो ऑल पिन होती है ना, बॉल पिन सॉरी, जो ऑल पिन होती है ना, ऑल पिन आप ऐसे दबा देते हो, वो क्या होता है? थ्रस्ट होता है। ठीक है, तो थ्रस्ट समझ गए। तो थ्रस्ट इज दैट फोर्स विच इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन द ऑब्जेक्ट। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है, प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। कितनी फोर्स कितने एरिया में लगती है, इसे बोलते हैं प्रेशर। बट अगर थ्रस्ट लग रही हो तो हम क्या बोल सकते हैं? थ्रस्ट अपॉन एरिया, क्योंकि थ्रस्ट भी तो एक फोर्स ही है। यानी कि अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको तो बोल देंगे थ्रस्ट। अब वो जितने एरिया में लग रही है, अगर इसके बारे में भी हमें नॉलेज हो जाए तो ओवरऑल कितना थ्रस्ट कितने एरिया में लग रहा है, उसे क्या बोलोगे आप? प्रेशर। वही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे नोटिस बोर्ड पे आपको कोई नोटिस चिपकाना है या नोटिस आपने कोई पेश करना है, तो कोई भी नोटिस आया, तो जब आप उसको नोटिस को लगाने के लिए जाते हो तो ऑल पिन से उसको वो पिन अप कर देते हो, है ना, नोटिस बोर्ड पे। तो कितना इजीली नोटिस बोर्ड पे आप लगा देते हो। अब आप इमेजिन करोगे, याद करोगे कि जो ऑल पिन होती है वो कैसे होती है। ऑल पिन जो पीछे से होती है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, सर्कुलर होती है ना, उसके आगे पीछे एक रिंग लगी होती है और आगे से वो पॉइंटेड होती है निडल जैसी। ऐसा क्यों हो रखा है? देखो, प्रेशर को देखो, प्रेशर क्या है? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर एरिया होगा ज़्यादा तब प्रेशर होगा कम। ठीक है, और अगर एरिया होगा कम तो प्रेशर होगा ज़्यादा। एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर जो उसका फ्रंट का एरिया देखा है ना आपने, ऑल पिन जो जो आप लगा रहे हो, उसका जो फ्रंट वाला जो एरिया है, अगर वो एरिया आपको क्या करा जाए? बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया जाए। या फिर कोई भी नेल है, जब दीवार में हम नेल गाड़ते हैं ना, हैमर से हैमरिंग करते हैं, तो अगर उस नेल का फ्रंट एरिया हम बड़ा कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? एरिया बढ़ गया। एरिया अगर बढ़ गया तो प्रेशर लगेगा कम, तो प्रेशर कम लगेगा तो दीवार के अंदर नहीं जा पाएगी। बट वो जो नेल है उसको आगे से शार्प कर दिया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही वो शार्प किया तो उसका फ्रंट का एरिया हो गया कम, तो एरिया हो गया कम तो प्रेशर गया बढ़। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ गए। अब जो ऑल पिन का मैं एग्जांपल ले रहा था, अब ऑल पिन के ऊपर आपने थंब से प्रेस करना है। थंब से क्या लगानी है? फोर्स। अब ये सोचो कि अगर ऑल पिन जैसे आगे से पॉइंटेड रहती है, पीछे से भी वैसे ही अगर पॉइंटेड होती तो क्या होता? तो क्या होता? देखो ना, आप निडल को ही देख लो। अगर निडल दोनों तरफ से एक जैसी होती है, आप लगा करके देखो, आपकी फिंगर में, आपके थंब में घुस जाएगी वो। तो पीछे से उसको मोटा किया गया, ठीक है, ताकि आपको सेफ्टी रहे। और सेफ्टी रहे और देखो उसकी जो, देखो ऐसा होता है, ऑल पिन कैसा है?
बैक साइड उसकी ऐसी और फ्रंट उसकी ऐसी, है ना। अब यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, यहाँ पे हमने प्रेशर को किया इंक्रीज ताकि अंदर तक जा सके, पर इस पॉइंट पे हमने प्रेशर को किया कम ताकि आपकी फिंगर के अंदर भी ना वो घुस जाए, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, और यहाँ पे इस एंड पे एरिया कम और प्रेशर ज़्यादा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस इज़ थ्रस्ट एंड प्रेशर। एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ फिर से। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है एक फोर्स जो कि परपेंडिकुलर लगती है, उसे कहते हैं थ्रस्ट, ठीक है। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया, अच्छा फिर मैंने आपको बताया प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट बाय एरिया या फिर फोर्स बाय एरिया, कितनी फोर्स कितना थ्रस्ट किस एरिया में लग रहा है। एग्जांपल दिया मैंने आपको ऑल पिन का। ऑल पिन फ्रंट से जहाँ से उसको अंदर जाना है वहाँ से उसको छोटा कर देते हैं, बिल्कुल पतला शार्प करते हैं। क्यों शार्प करते हैं? ताकि उसका प्रेशर बढ़ सके, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। सामने से हमने एरिया किया कम, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर जाएगा बढ़, वो जाएगी अंदर आराम से। और बैक साइड पे हमने जो ये ऑल पिन है उसको मोटा किया है। यहाँ से पतला क्यों नहीं किया? यहाँ से पतला इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर यहाँ पे भी पतला होता तो यहाँ पे भी प्रेशर ज़्यादा होता, वो हमारी फिंगर में भी तो घुस जाती। तो यहाँ हमने एरिया दिया बढ़ा। जब यहाँ पे एरिया बढ़ गया तो एरिया बढ़ने से क्या हो गया? प्रेशर कम। तो इस साइड पे प्रेशर, हमें प्रेशर कम लगे और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगे। दिस इज अबाउट थ्रस्ट एंड फोर्स, प्रेशर, जो हमने आपको सिखा दिया, ठीक है। इससे नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहा हूँ, प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड समझो, ठीक है, जो कोई भी फ्लो कर सकती है, ठीक है, और लिक्विड जैसी हो उसे फ्लूइड कह सकते हो आप। तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं। आपको पता ही होगा कि जो गैसेस होती हैं वो भी प्रेशर लगाती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो जब गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं तो लिक्विड भी प्रेशर लगाते हैं, और ये जो प्रेशर लगाते हैं ऑल डायरेक्शंस में लगाते हैं। गुब्बारे के अंदर पानी भर लो, ठीक है, और उसको प्रेशराइज करते रहो तो फटेगा, तो चारों तरफ प्रेशर लगा रहा होता है वो। ये एक छोटा सा टॉपिक था। ब्यूएंसी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे। ब्यूएंसी क्या होता है? एक सेकेंड, देखो ब्यूएंसी मैं भी आपको बता देता हूँ। अभी ये जो पिछला है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। ब्यूएंसी बता देता हूँ। ब्यूएंसी क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या होता है, जब कभी हम लिक्विड में कोई चीज़ डालते हैं, जैसे सपोज करके ये मेरे हाथ में मार्कर है, सपोज ये 10 किलो का है, मान लेते हैं, है तो ये 50-100 ग्राम का होगा। सपोज ये 10 किलो का है, 10 किलो, और मैंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, इसको रस्सी से बांध लिया, रस्सी से बांध करके मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको पकड़ा है, सपोज ये रस्सी से बंधा हुआ है, तो अभी मुझे 10 का 10 किलो वेट उठाना पड़ रहा है, मुझे भारी लगेगा है। बट अभी मैंने क्या किया, इसको मैं एक बकेट के पास ले गया, पानी में, एक पानी की बाल्टी थी या टब था, मैं उसके अंदर ले गया और मैंने इसको डाला उसके अंदर। रस्सी अभी भी बंधी हुई है, रस्सी से मैंने पकड़ा हुआ है। तो अब जब ये कुछ हिस्सा इसका पानी में डूब गया और रस्सी से बंधा हुआ है, तब मुझे इसका वेट थोड़ा कम लगता है। डायग्राम देख लो इसका। सपोज ये है बकेट फुल ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, ये रहा मेरा मार्कर जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। ये मार्कर है, इसको मैंने रस्सी से बांध दिया और यहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने इसको, अभी तो मुझे पूरा का पूरा वेट लग रहा है 10 किलो। फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, इसको मैं पानी के अंदर ले गया, ठीक है, और ये इसकी रस्सी है, अब मैंने इसको पकड़ा है। इस केस में तो मुझे इसका पूरा का पूरा वेट 10 किलो लगेगा। बट इस केस में ये कुछ पानी में डूब गया है, या पूरा भी डुबा लूँ, हाफ से ज़्यादा डुबा लेता हूँ, काफ़ी डूब गया समझ लो, तो इस केस में मुझे 10 किलो वेट नहीं लगेगा, मुझे वेट कम फील होएगा, मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, बहुत रिलैक्स हो जाऊँगा। अच्छा भाई, क्यों रिलैक्स हो जाऊँगा? क्यों रिलैक्स हो जाऊँगा? उसका रीज़न ये है कि जो पानी होता है ना, पानी भी एक फोर्स लगाता है। पानी भी क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है। तो पानी फोर्स कहाँ लगाता है? पानी फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। कहाँ पे? ऊपर की तरफ। और ये डायरेक्शन देख रहे हो कैसी है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसे क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे? अप थ्रस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ गया ना।
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसे बोलते हैं थ्रस्ट। और पानी किस तरफ फोर्स लगा रहा है? ऊपर की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। अब याद करो, चैप्टर तो ग्रेविटेशन का चल रहा है, तो ग्रेविटेशन में क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट था इसका वेट कहाँ पे लगता है? नीचे। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अर्थ अपनी तरफ खींच रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है ग्रेविटेशन के कारण। तो जो ये ऑब्जेक्ट हैं, जो भी है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसका भी वेट नीचे की तरफ लग रहा है, इसको अर्थ खींच रही है, ठीक है। अब इसका वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है, इसको भी अर्थ खींच रही है। बट इस कंडीशन में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, पर इस कंडीशन में वाटर सपोर्ट कर रहा है। वाटर कैसे सपोर्ट कर रहा है? अर्थ तो खींच रही है नीचे, वाटर फोर्स लगा रहा है ऊपर। अर्थ खींच रही है नीचे, वाटर फोर्स लगा रहा है ऊपर, तो दोनों की दो फोर्सेस हैं। अभी फोर्स तो अगर अर्थ, अभी देखो, जब तक अर्थ की फोर्स ज़्यादा रहेगी तब तक उसका कुछ ना कुछ वेट फील होता रहेगा, ठीक है। और जब अर्थ की फोर्स से ज़्यादा अप थ्रस्ट हो गया तो हमें उसका वेट ही नहीं फील होएगा। ये भी याद रखना। अभी मैं समझाऊंगा कि कोई चीज़ें डूब जाती हैं पानी में, कोई चीज़ें तैरती रहती हैं, ये भी समझ आएगा। बट आपको मैंने यही समझाना था, जो पानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी गैस के ऊपर लगाता है, ग्रेविटेशन देखा ना हमने, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट्स को, उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। और यही अपथ्रस्ट क्या कहलाती है? ब्यूएंसी। सो द अपथ्रस्ट, ये वर्टिकली फोर्स exerted by the water on the objects which are immersed in the water, जो पानी में डुबोए जाते हैं, वो डाले जाते हैं, that is known as buoyancy। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला टॉपिक है वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। क्यों ऑब्जेक्ट तैरते हैं और डूब जाते हैं? अब देखो, हमने ये तो देख ही लिया, पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब अगर अर्थ की फोर्स पानी के फोर्स से हुई ज़्यादा, अर्थ की फोर्स पानी के फोर्स से ज़्यादा हुई, अब ये इमेजिन करो कि इसके ऊपर कोई रस्सी नहीं बंध रही, या एक और ले लो, ये देखो, ये लिया हमने एक और, ये है पानी, ये है कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, अजीब सा ऐसे ही बना दिया मैंने, ये कोई स्टोन है, ये स्टोन को मैंने डाला पानी के अंदर। पानी के अंदर डालने से पहले ही क्या हो रहा था? इसका वेट लग रहा था नीचे। क्यों लग रहा था नीचे? अर्थ खींच रही थी, है ना। आप और इजीली समझो, ये पानी की बाल्टी थी, आपने पत्थर ऊपर से दिया छोड़, फ्री फॉल करा दिया उसका, पत्थर जा रहा है, पत्थर पानी के पास पहुंचा, ठीक है, पत्थर नीचे जा रहा था क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स थी, अर्थ खींच रही थी। जैसे ही पत्थर पहुंचा पानी के अंदर एंटर कर गया, वैसे तो आपको पता ही है पत्थर डूब जाता है, ये तो पता है ना, आपको पता है। अब जैसे ये पानी के अंदर पहुंचा तो पानी ने भी फोर्स लगाई, ऊपर की तरफ लगाई, भाई पानी लगाएगा अपथ्रस्ट, और अर्थ भी लगा रही है फोर्स ग्रेविटेशन की। तो दोनों में से जो फोर्स हुई ज़्यादा, अगर तो हुई अपथ्रस्ट की फोर्स ज़्यादा, तब तो जाएगा ऑब्जेक्ट तैरने लगेगा। अगर हुई अपथ्रस्ट की फोर्स कम या फिर ग्रेविटेशन फोर्स हुई ज़्यादा, फिर तो जाएगा डूब। अगर बैलेंस हो गई तो बीच में आ जाएगा, हाफ ऊपर हाफ नीचे। जैसे आप टूथब्रश को पानी में डाल दो, उसका कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ तैरता रहेगा और कुछ नीचे की तरफ रहेगा, तो हो गया बैलेंस, ठीक है। तो जब अपथ्रस्ट इज ग्रेटर किससे? ग्रेविटेशन फोर्स के, तब क्या होगा? वाटर करेगा फ्लोट, तैरेगा। और जब हो जाएगा उल्टा, अपथ्रस्ट कम हो जाएगा और ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा ज़्यादा, तब हो जाएगा सिंक, डूब जाएगा। इस केस में क्या होगा? पत्थर डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो डूब जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल जैसे कोई आपने लकड़ी का टुकड़ा लिया, आपने लकड़ी का टुकड़ा डाला इसके अंदर, लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है बड़े मज़े से। कैसे तैर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर जो पानी ने फोर्स लगाई,
अपथ्रस्ट वो ज़्यादा थी और जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही थी वो कम थी। ठीक है, पत्थर डूब गया, क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा थी और अपथ्रस्ट कम थी। ओके ओके ठीक है। इसके बाद आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड है, आर्किमिडीज भी इसी में सीख लेंगे हम। अब आर्किमिडीज ने और ज़्यादा बढ़िया से समझा दिया। क्या समझाया आर्किमिडीज ने? आर्किमिडीज कह रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट तैरेगा, ये और डिटेल में देता हूँ कैसे। अच्छा भाई कैसे? आर्किमिडीज कहता है जब हम पानी में कूदते हैं, जैसे कोई स्विमिंग पूल है, मैं उसके अंदर जंप कर गया, तो जैसे ही मैं उसके अंदर जंप करूँगा तो पानी उछलेगा। हाँ भाई उछलेगा। या अभी कोई एक बाल्टी भर के पानी की है, उसमें आप कोई भारी चीज़ डाल दो, कोई पत्थर डाल दो, कोई बहुत ज़्यादा भारी सी चीज़ डाल दो, कोई भारी सी बोल डाल दो, तो जैसे ही आप डालोगे बोल नीचे जाती है, पानी उछलता है ना। तो पानी कितना उछलता है उसके बारे में बताया उसने। तो पानी उतना ही उछलता है जितना कि उसका वेट होता है उस ऑब्जेक्ट का, समझे? ठीक है, तो पानी उसी हिसाब से उछल रहा होता है कि उस बंदे का क्या है सिस्टम है। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये था। तो आर्किमिडीज ने क्या सिखाया कि जैसे जैसे जैसे, जैसे ये पत्थर है, जैसे ही ये पत्थर इसके अंदर गया, ठीक है, गया जी, इसके अंदर जाने के बाद ये देखो सपोज करके ये है वो पत्थर, कुछ हाफ पोर्शन में आ गया, इसके अंदर आ गया, तो जितना इसका हाफ पोर्शन इसके अंदर कवर्ड है, इतने ही पोर्शन के हिसाब से पानी इसके साइडों से उछलेगा, ऐसे करके ऐसे उछलेगा, इसके हिसाब से ही उछलेगा। ठीक है, कई जो है ना, जैसे सीबीएसई से शायद ही कट हो चुका है, तो आप देख लेना करना है नहीं करना है, तो आप इसमें छोड़ना है तो छोड़ ही सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर्किमिडीज हो गया, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट सिंक, ब्यूएंसी, ये सारे के सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड थे, एक में ही समझ आ गए होंगे। आई होप आपको समझ आ गया है। नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि क्या इशू रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी स्टूडेंट्स, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी आई होप कि आपको पता होगा। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा आर्किमिडीज में मैं एक चीज़ बतानी आपको भूल गया। आर्किमिडीज ने और ज़्यादा क्लैरिफाई किया कि कौन सा ऑब्जेक्ट तैरेगा, कौन सा डूबेगा। यहाँ तो हमने अपथ्रस्ट का एग्जांपल दिया था ना, आर्किमिडीज ने कंपेयर किया डेंसिटी से ही। डेंसिटी से मुझे याद आया, डेंसिटी देखो, जैसे सुई है, निडल है, वो पानी में डूब जाती है, लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैर जाता है। ठीक है, अब हम इसका एक तो यही आंसर दे सकते हैं कि सुई क्यों डूबी, क्योंकि अर्थ ने जो फोर्स लगाई वो ज़्यादा थी, अब थ्रस्ट वाटर की कम थी। दूसरी चीज़ ये थी, जब सुई पानी के अंदर गिरी, ठीक है, तो सुई की डेंसिटी देखो आप कितनी है। जो सुई है, सुई भी तो एक मटेरियल है, उसका भी कुछ मास है, उसकी भी कुछ वॉल्यूम है। तो सुई की जो डेंसिटी है, अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हुई, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिखता हूं मैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डेंसिटी, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ग्रेटर हुई वाटर से, वाटर से ग्रेटर हुई डेंसिटी, तो वो जाएगा डूब, सिंक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डेंसिटी लेस देन वाटर, वाटर से कम हुई तो वो करेगा फ्लोट। जैसे निडल, जैसे जैसे वुड, जो वुड है, लकड़ी है, उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से, इसलिए वो तैरती है। निडल डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से, इसलिए वो जाती है डूब। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा। अब डेंसिटी की बात कर रहे थे, तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, कितना मास कितने वॉल्यूम में आता है। समझते हैं फिर से, डेंसिटी को अच्छे से समझते हैं। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर है, उसका वजन है 5 किलो, ठीक है,
5 किलो पत्थर, 5 किलो का पत्थर है, 5 किलो का पत्थर 5 सेंटीमीटर में आ रहा है भाई। 5 सेंटीमीटर इतना होता है, इतने के अंदर 5 किलो का पत्थर आ रहा है। एक तो ये, ठीक है। एक 5 किलो की लकड़ी, 5 किलो की लकड़ी 50 सेंटीमीटर में आ रही है। रुको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। रुको देखो, डेंसिटी का कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। डेंसिटी क्लियर हो जाएगी ना तो काफ़ी सारे डाउट क्लियर होंगे। सो स्टूडेंट्स सीखते हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने लिया, सपोज करके एक पत्थर है, एक पत्थर है, ठीक है। ये कोई पत्थर है, स्टोन है, ये है 5 किलोग्राम का, 5 किलो का, और ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर में, ठीक है। एक लकड़ी है वुड, ये है वुड, ये भी 5 किलो की है और ये आ रही है 50 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखो, पत्थर ने 5 किलो का ही था, जगह ली थोड़ी, लकड़ी थी 5 किलो की, जगह ली ज़्यादा। तो देखो मास दोनों का 5 किलो, वॉल्यूम इसमें कम लिया, इसने लिया ज़्यादा, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? इसकी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई ना। कम जगह में, कम जगह में ज़्यादा वेट होना, दिस इज़ नोन एज डेंसिटी। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही था, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी वो पानी में तैरने लग जाएगी, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी वो डूब जाएगी। दिस वॉज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम कर रहे थे रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी आप समझ गए, जब किसी एक डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करें, सो रिलेटिव डेंसिटी किसके इक्वल होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, सपोज पत्थर की बात कर रहे हो, उसको जब डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दोगे ना, तो दिस इज नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी। सो गाइस, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।